साथियों, आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आज का अपना जो टॉपिक है वो है आपके स्क्रीन के सामने एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। तो इस अभिक्रिया में हम एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण अभिक्रिया है नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल MK बूस्टर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। क्या लिखा है? एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम काफ़ी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नंबर 3 ऑक्सीकरण। नंबर 4 अपचयन। नंबर 5 में हम केवल वो अभिक्रिया पढ़ेंगे, केवल एल्डिहाइड की अभिक्रिया। और नंबर 6 में केवल कीटोन की अभिक्रिया। फिर से हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम एल्डिहाइड तथा कीटोन की रासायनिक गुण धर्म की बात करेंगे। और रासायनिक गुण धर्म में मैंने बताया है कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट अभिक्रिया और सबसे इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नंबर 3 ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नंबर 4 अपचयन। और नंबर 5 में केवल हम जो ये जो चारों अभिक्रिया वो तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की होगी। नंबर 5 में केवल हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जो केवल एल्डिहाइड देता है, और नंबर 6 में केवल उन अभिक्रियाएं जो कीटोन देता है। तो इन सब को हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी इसी में आ जाएगी। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या लिखा है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बात तो आपको याद होनी चाहिए कि एल्डिहाइड तथा कीटोन अर्थात क्या बोल सकते हैं हम इनको, कार्बोनिल। तो एल्डिहाइड अथवा कीटोन की सबसे मुख्य या अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन की मुख्य अभिलाक्षणिक
अभिक्रिया। एल्डिहाइड या कीटोन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। क्या लिखा है कि एल्डिहाइड या कीटोन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। बहुत बार नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों को एक साथ बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिल यौगिक। क्या बोल सकते हैं? कार्बोनिल। आप शुरू से पढ़ रहे हो, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। तो कार्बोनिल समूह की मुख्य अभिक्रिया या अभिलाक्षणिक अभिक्रिया हम किसको कहेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम बात करते हैं अभिकर्मक। जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। आपने ये चीज़ें 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। एक अभिकर्मक को मैंने यहाँ नाम दे रहा हूँ नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और दूसरा अभिकर्मक के लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। क्या लिखा है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, क्योंकि हम शब्द बार बार सुन रहे हैं नाभिक स्नेही। तो अगर आप पढ़ा है, आपने 11वीं क्लास में समझा इसको, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इसको समझने से पहले हम दो चीज़ें और लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ तो मैंने लिखा नाभिक, यहाँ लिख लेते हैं कि आपको ज़रा कंफर्टेबल रहेगा, नाभिक, और यहाँ मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। अब आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? ऋणावेश। और जो नाभिक स्नेही होता है उस पे आवेश प्लस धनावेश। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉन पे धनावेश, तो नाभिक पे धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश। तो यहाँ से आपको एक बात नोट करनी है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही का मतलब होता है नाभिक को स्नेही करने वाला। देखो नाभिक पर क्या आवेश का हमने प्लस, तो प्लस को स्नेह कौन करेगा? माइनस। नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक को स्नेह करने वाला। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक सीधी से मतलब नाभिक को स्नेह करने वाला। तो नाभिक पे होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को स्नेह कौन करेगा? नेगेटिव। तो याद रखना जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं उन पे कैसा आवेश होगा? ऋणावेशित। या जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होंगे मुख्यतः वो क्या होंगे? आपके ऋणावेशित आयन होंगे, ऋणावेशित। इसके विपरीत हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, या इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होने वाला। इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। तो आप सब जानते हो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। तो माइनस से स्नेह कौन करेगा? प्लस। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है वो क्या होता है? धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब याद रखना है कि जिस पे ऋणावेश होगा, जो ऋणावेशित होगा वो तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा, और जिस पे धनावेश होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। इसके बाद हमने कल की भी लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था कि जो कार्बोनिल समूह होता है C डबल बॉन्ड O, ये इसमें इस ऑक्सीजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है या विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके कारण बंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पे ऋणावेश और कार्बन पे धनावेश बनता है, जिससे इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। ये बात हमने अपनी लास्ट क्लास में भी की थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। इस कारण से बंध के इलेक्ट्रॉन किधर? ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापित होंगे, जिसके कारण क्या कंडीशन आती है आपकी?
इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनावेश। तो ऑक्सीजन पे क्या गया, ऋणावेश, और कार्बन पे क्या गया, धनावेश। इस कारण से इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय। ये बातें कल भी हुई थी। अब देखो, तो ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश आ गया, कार्बन पे आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। तो ऑक्सीजन पे जब आंशिक ऋणावेश आया है तो याद करना कि इस अभिक्रिया में जो कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन होता है वो तो किसकी तरह कार्य करेगा, नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। और कार्बन पे क्या, धनावेश, तो ये किसकी तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करता है। फिर से रिपीट है कि कार्बोनिल समूह लिखा तो यहाँ से बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे ऋणावेश है, इसलिए ये तो कार्य करेगा नाभिक स्नेही की तरह। और जो कार्बन है उस पर धनावेश है तो वो कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना कि जो कार्बोनिल समूह में कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह और ऑक्सीजन नाभिक स्नेही की तरह। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो अभिक्रिया अपनी ये चलेगी। अभी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तो हम शुरुआत की बातें पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की मुख्य या कार्बोनिल समूह की मुख्य अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसको बोलोगे, या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इसको ज़्यादा तो आप 11वीं की बुक से डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। बस यहाँ अपने को इतना याद करना है, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर ऋणावेश होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक पर धनावेश होगा। कार्बोनिल समूह के लिए मैंने आपको बातें बता दी हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्या लिखा है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें नाभिक स्नेही का योग होगा। नाभिक स्नेही का योग होता है, एक सिंपल सी क्रिया विधि के द्वारा समझ सकते कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे होगी। फिर इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे कि कार्बोनिल समूह लिखा C डबल बॉन्ड OCl, इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिल। क्या बोलते हो, कार्बोनिल। अगर एक तरफ H जोड़ दिया तो एल्डिहाइड और दोनों तरफ R जुड़ गया तो कीटोन बन गया। अब इस नाभिक स्नेही पर, इस कार्बोनिल समूह पर कौन आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन पे होता है आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे होता है आंशिक धनावेश। तो अब सीधी बात है, माइनस वाला किस पर अटैक करेगा, प्लस वाले पे। तो ये नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, कार्बन पे। तो क्या कंडीशन आएगी, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास, और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, NU। नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हम शॉर्टली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MU से। न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इंग्लिश में, तो शॉर्ट में हमने किससे लिख दिया, NU से। तो ये बातें आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ हमने क्या जोड़ दिया, NU, और ऑक्सीजन पे किसका निशान आ गया, माइनस का। अब नेक्स्ट पद में क्या होगा कि ये जो आपका मध्यवर्ती बना है, देखो इसमें भी एक चीज़ बता दो, इसका नाम सीख लेते हैं कि इसमें कार्बन के बंध कितने हो गए, 4। इस 4 बंध को हम क्या ले सकते हैं, इसको चतुष्फलकीय। ऑक्सीजन है तो एल्कोक्साइड, चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है। तो सीधी सी बात है, कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन पे माइनस का निशान आ गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अब ये जो चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बना है, ये माध्यम से
H प्लस को आप बोलते हैं प्रोटॉन। तो माध्यम से एक प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कंडीशन आपकी ये आ जाएगी, यहाँ पर Nu और यहाँ पे OH, और ये बन जाएगा आपका उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद। ये आपका कार्बोनिल समूह और ये नाभिक स्नेही। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखें, तो हमें ये लिख कर समझाना होता है। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि कार्बोनिल समूह में या कार्बन समूह पर नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा? कार्बन पे, और कार्बन के साथ बंध बनाएगा तो ये मध्यवर्ती बनेगा, चतुष्फल के एल्कोक्साइड मध्यवर्ती, और यहाँ क्या बन जाएगा? उत्पाद। अब एक चीज़ और कि जब कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता होने से संकरण के लिए मैं एक चीज़ समझा दूँ। अगर कार्बन के चारों बंध जुड़े हैं तो उसमें संकरण कौन सा होगा? sp3। अगर कार्बन के चारों एकल बंध है, जैसे यहाँ लिखा है, तो उसमें संकरण कौन सा हुआ? sp3। लेकिन अगर एक भी उसने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड, तो उसमें संकरण क्या हो जाता है? sp2। क्या हो जाता है? sp2। तो इस अभिक्रिया में जो कार्बोनिल है उसमें संकरण sp2 से ये बनता है, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3। संकरण sp2 का मतलब जब कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो माइनस फिक्स कर लेना, वहाँ पर संकरण क्या होने की संभावना रहेगी? sp2, और सब के सब एकल बंध है तो sp3। तो इस प्रकार की इसकी ये क्रियाविधि होती है, जिसमें आप चाहो तो लिख सकते हो कि सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है, जिससे संकरण sp2 से sp3 में कन्वर्ट होगा और एक चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती आयन बनता है, और ये आयन माध्यम से प्रोटॉन ग्रहण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। माध्यम से प्रोटॉन ग्रहण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। चलो मैं लिख ही देता हूँ जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए कि नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर चलिए नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर सर्वप्रथम आक्रमण करता है, जिससे चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है, जो माध्यम से मतलब जहाँ अभिक्रिया में जो माध्यम से प्रोटॉन ग्रहण करके उत्पाद बनाती है। तो ये है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखो, तो आप ये लिख कर आ सकते हो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ से एक टॉपिक और लेते हैं अपना, थोड़ा सा इसी से अभिक्रिया से रिलेटेड है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है
कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। तो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया है तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो क्रियाशीलता है वो केवल 2 कारकों पे यहाँ निर्भर करती है। कितने कारकों पे? 2 कारकों पे। एक कारक का नाम होता है पैरणिक प्रभाव। एक कारक का क्या नाम दिया मैंने? पैरणिक प्रभाव, आई प्रभाव, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करना आप कि C डबल बॉन्ड O और ये कंडीशन बनाई थी, कार्बन पे धनावेश और ऑक्सीजन पे ऋणावेश। नाभिक स्नेही पर किसका आक्रमण होगा? नाभिक स्नेही क्या होगा? माइनस होता है। अब सीधी सी बात है, ये जो नाभिक स्नेही, अब NU का मतलब कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें माइनस का निशान होना चाहिए, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाभिक स्नेही से। अब ये नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा? कार्बन पे आक्रमण करेगा। तो सीधी सी बात है, कार्बन पे प्लस का मान जितना ज़्यादा होगा ये माइनस वाला उतना उसके पास उतनी तीव्र गति से आएगा, उतनी तीव्र गति से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कार्बन पे धनावेश का मान बढ़ता है, कार्बन के पर धनावेश का मान बढ़ेगा तो वो कंपाउंड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति उतना अधिक क्रियाशील होगा, और यदि कार्बन पे धनावेश का मान कम होगा तो वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होगा। तो इसको हम चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पैरणिक प्रभाव में कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश की मात्रा में वृद्धि होने पर, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश की मात्रा में वृद्धि होने पर नाभिक स्नेही उतनी ही तीव्र गति से आक्रमण करता है। अर्थात कार्बन पर धनावेश बढ़ने से, कार्बन पर धनावेश बढ़ने से कार्बोनिल यौगिक की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है। तो सीधी सी बात है कि पैरणिक प्रभाव का मतलब यहाँ से हम निकालेंगे, यदि कार्बन पे धनावेश का मान बढ़ेगा तो उस कंपाउंड की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता बढ़ेगी। अगर कार्बन पे धनावेश कम होगा तो क्रियाशीलता भी क्या होगी? कम होगी। अब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव वाले समूह क्या करते हैं? बंद के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन पे देंगे तो कार्बन पे धनावेश कम होगा, तो प्लस आई प्रभाव वाले समूह जोड़ेंगे तो कार्बोनिल यौगिक की क्रियाशीलता में कमी आएगी। तो ऐसा लिख सकते सीधा कि प्लस आई प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर क्रियाशीलता कम होती है। प्लस आई प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर क्रियाशीलता कम होती है। अब प्लस आई प्रभाव वाले समूह कौन कौन से होते हैं? नॉर्मली जैसे आप समझना चाहो तो एल्किल समूह। कौन से समूह? एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब क्या हो गया? जैसे आप लिखते हो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, या एल्कोक्सी समूह भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि माइनस आई प्रभाव वाले समूह जोड़ेंगे, तो कार्बन पे धनावेश बढ़ेगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो
तो माइनस आई प्रभाव वाले, माइनस आई प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर, माइनस आई प्रभाव वाले समूह जोड़ने पर क्रियाशीलता बढ़ती। किसकी क्रियाशीलता? कार्बोनिल समूह की। जैसे अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे C6H5 फेनिल साइनाइड नाइट्रो हेलोजन। तो यहाँ से आपको क्या बात समझनी है जो मैं बता दूँ, जो मैंने लिख दिया है कि यदि कार्बोनिल समूह के साथ एल्किल समूह जुड़ता है, मतलब कार्बन वाले समूह जोड़ते हैं, एल्किल, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, अगर ये समूह जोड़ते हैं तो उस कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता में कमी आएगी। लेकिन यदि माइनस आई प्रभाव वाले समूह जैसे फेनिल है, साइनाइड है, नाइट्रो है, हेलोजन, ये समूह जोड़ते हैं तो क्रियाशीलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो एक तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के क्रम को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पैरणिक प्रभाव। अब बात करते हैं नंबर 2, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बात करें। नंबर 2 सब पॉइंट आता है त्रिविम विन्यास या त्रिविम प्रभाव या त्रिविम बाधा भी बोल देते हैं इसको। बड़ा सीधी सी बात है कि अगर बड़ा समूह जुड़ेगा, अगर बड़ा समूह जुड़ता है तो प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि लिखता हूँ मैं बोर्ड पे पहले, कार्बोनिल समूह के कार्बोनिल समूह के कार्बन से नाभिक स्नेही के जुड़ने पर बंध कोण की, देखो जब कार्बोनिल समूह होता है तो उसमें संघनन होता है sp2 होता है तो बंध कोण कितना होता है? 120 डिग्री। और फिर जुड़ जाता तो संघनन हो जाता है sp3, पहले बात की थी। तो sp3 संघनन होगा तो बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो बंध कोण 120 डिग्री से 109 डिग्री 28 मिनट। तो क्या लिख सकते हैं कि नाभिक स्नेही के जुड़ने पर बंध कोण में कमी आती है, जिससे समूह पास पास आते हैं, अब बड़ी सीधी बात है कि कंडीशन ये थी, यहाँ समझा तो इसको C डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन है। इस कार्बन में संकरण है sp2 और इसका बंध कोण है 120 डिग्री। अब यहाँ पर आपने क्या किया, नाभिक स्नेही का इस पर आक्रमण हुआ तो ये इसके साथ जोड़ेगा, तो अब यहाँ संकरण हो गया sp3, तो बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। तो बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो समूह है वो क्या हो गए? पास पास आ गए। अब जब समूह पास पास आ गए तो बड़ा समूह होगा तो पास आने में प्रॉब्लम होगी। तो सीधी सी बात एक ही याद रखनी है कि अगर एल्किल समूह का आकार बड़ा होगा तो क्रियाशीलता में कमी आएगी। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं इसको कि जो क्रियाशीलता होती है वो एल्किल समूह के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एल्किल समूह के आकार, क्योंकि बड़ा समूह होगा तो वो पास में जब समूह आएंगे तो वहाँ पर परेशानी उत्पन्न होती है। तो इतनी सी बातें थी। तो 2 पॉइंट हमने लिख दिए, एक तो पैरणिक प्रभाव, दूसरा त्रिविम बाधा। अब बेटा इसको मैं लास्ट सारांश में जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्रियाशीलता का क्रम निर्धारित करना चाहें तो माइंड में एक ही बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर कार्बोनिल समूह में कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी तो क्रियाशीलता में कमी आएगी, क्योंकि कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी तो एल्किल समूह बड़ा होगा तो पास पास आने में, समीप आने में त्रिविम बाधा या त्रिविम विन्यास में प्रॉब्लम आती है। तो माइंड में एक बात, और ये बात
प्रभाव पर भी लागू है, पैरणिक प्रभाव पर। तो आपको एक ही बात याद करनी है, जितना हमने पढ़ा कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता, कि कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी तो क्रियाशीलता में कमी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? तो यहाँ से अगर आपसे एक क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, मैं लिख देता हूँ कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम। जैसे एक कंपाउंड तो लिख दिया मैंने HCHO एसिटैल्डिहाइड, एक लिख दिया CH3CHO, ये तो फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटैल्डिहाइड, और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, क्या नाम हो गया, एसीटोन। तो अगर आपको इन कंपाउंड में क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति, तो सीधी सी एक ही बात याद रखनी है कि कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी तो क्रियाशीलता में कमी होगी। तो सबसे कम कार्बन किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, शेष कंपाउंड की क्रियाशीलता कम। तो इन सभी की क्रियाशीलता का क्रम। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता का क्रम, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया, इन तीनों कंपाउंड को क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना था। तो आज केवल हम इतना ही पढ़ पाए कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति इन कंपाउंड की क्रियाशीलता, कंपाउंड कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। कल की ऑनलाइन क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया है। इसमें 3-4 अभिक्रिया पढ़ते हैं, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, साइनोहाइड्रिन के साथ, गेनियाल अभिकर्मक के साथ और एल्कोहल के साथ। तो ये सब रिएक्शन है, कल इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, वो सब हम कल की ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त है।